हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस हमने सारा का सारा ऑफिशियल जो डेटा है वहाँ से हमने कलेक्ट किया है। चाहे आपका पीआईबी हो, चाहे आपका पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च हो, चाहे आपका द हिंदू न्यूज़पेपर हो, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो, दैनिक जागरण हो, और जो भी आपकी नेशनल और इंटरनेशनल ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ से आपको सारा का सारा कवरेज मिलेगा। तो आइए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 7 टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टू द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिंपल सी चीज़ है, हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बेसिकली किसके लिए? जो आपका प्रदूषित भोजन है और प्रदूषित वाटर है, उससे जो आपके स्वास्थ्य के प्रति जो भी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं उस पर बेसिकली वैश्विक रूप से ध्यान आकर्षण हो, इसके लिए मनाया जाता है। सेकंड, आप देखोगे इन 2019 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड जून 7 एज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 2019 में जो आपकी संयुक्त राष्ट्र की महासभा थी उसने जून 7 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में चुना। तीसरा स्टेटमेंट, द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 वॉज फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, सब लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशली आपका फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो क्या क्या चीज़ याद रखनी है। आप देखोगे पहली चीज़, जून 7 को बेसिकली आपका क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब से हुई? आपकी 2019 से। 2020 के अंदर हम दूसरी बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आयोजित कर रहे हैं। और ध्यान रखना ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा नहीं, जबकि किसके द्वारा चालू किया गया था? आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नाम दिखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की क्या है? स्पेशल एजेंसी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा जारी नहीं किया गया था। WHO और आपका FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। और जो इस साल 2020 की थीम है वो क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बेसिकली हम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दें। प्रदूषित जल हुआ, प्रदूषित भोजन हुआ, उसको हम यहाँ पर क्या करें? यहाँ से उस चीज़ का हम खात्मा करें। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि किसके लिए मनाया जाता है ये, जो आपका हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे प्रदूषित जल को लेकर और खाद्य को लेकर। दूसरा गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा नहीं, WHO और FAO के द्वारा मिलकर इसको चालू किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 ओनली। सब लोगों को क्लियर होगा? ध्यान रखना, इसको आप रिलेट कर सकते हो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से भी। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे आप देखोगे नो पॉवर्टी डायरेक्टली रिलेशन है इसका, जीरो हंगर डायरेक्टली रिलेशन है आपका, आपका हेल्थ एंड वेलबींग डायरेक्टली रिलेशन है इसका। तो काफ़ी सारी SDG से हम इसको क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। हमारे मेंस के आंसर्स में भी इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आप दिखाओगे कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर हम खाद्य सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। नाम दे सकते हो आप WHO और FAO का। दूसरे क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने न्यूज़ देखा होगा एशियाटिक लॉयंस के बारे में, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गिर नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ लोकेटेड इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहाँ पर है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। दूसरा, इट इज़ ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लॉयंस। यह एशियाटिक शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थान है। तीसरा,
It was declared as a sanctuary in 1965 and a national park in 1975. इसको 1965 में आपका वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में और 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, सेंसस ऑफ एशियाटिक लॉयंस वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट। अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा जो आपके एशियाटिक शेर है उनके लिए जनगणना जारी की गई। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स 28% डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ लॉयंस। और इसने क्या बताया कि लगभग एशियाटिक शेरों की जो पॉपुलेशन है 28% से उसमें कमी देखी गई है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एशियाटिक लॉयंस। और आप देखोगे पूरे अगर अपन बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर एशियाटिक लॉयंस का प्राकृतिक आवास स्थान सिर्फ भारत में है, वो भी आप देखोगे गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपको वहाँ पर एशियाटिक लॉयंस मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इनका झुंड मिलेगा। अगर आप देखोगे लगभग यहाँ की पॉपुलेशन में आपको दिखा देता हूँ। आप देखोगे अभी लेटेस्ट जो हमारा सेंसस हुआ इसमें कितनी पॉपुलेशन इनकी पाई गई, 674। इससे पहले कितनी थी, हर 5 साल के अंदर ये सेंसस ऑर्गेनाइज होता है। 2015 के अंदर जब हुआ था तब शेरों की संख्या थी 523, अभी कितनी हो गई 674। तो कमी आई है या बढ़ी है, ध्यान रखना लगभग 28% से जनसंख्या में इंक्रीज देखा गया है एशियाटिक लॉयंस की। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी खुशी की बात है इंडिया के लिए कि इंडिया ने इनको सस्टेन करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लिए। ठीक है, अब आप देखोगे और नीचे आप देख सकते हो सोर्स, आप देख सकते हो गुजरात स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है अभी 8% वहाँ पर कितने हैं, 674 एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। किसकी जनगणना के अनुसार, 2020 की जनगणना के अनुसार। अब आप आंसर करेंगे यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहाँ पर है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अगर आपको लोकेशन देखनी हो तो आपको देखो ये आपका जो गुजरात का साउथ वाला पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गिर नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप लोकेशन भी देख सकते हो गिर नेशनल पार्क की। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको 3 नेशनल पार्क दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। इसीलिए जो हमारी मैपिंग सीरीज़ है उसको आप रेगुलर देखो, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी रहेगी। और एलिमिनेशन मेथड तो आप उसके द्वारा काफ़ी इजीली वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी आप फटाफट से आंसर कर दीजिए। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओनली है, एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थान है एशियाटिक लॉयंस का जो कि भारत में गिर नेशनल पार्क में है। तीसरा भी बिल्कुल सही है। 1965 में इसको सेंचुरी बनाया गया, 1975 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। लेकिन फोर्थ गलत है। गलत क्यों है, यहाँ 28% डिक्लाइन नहीं 28% इंक्रीज देखा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 ओनली। आंसर क्या होगा आपका ए। साथ में कुछ और चीज़ें ध्यान रखेंगे, एशियाटिक लॉयंस का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, एंडेंजर्ड, ये भी ध्यान रखना है। एशियाटिक लॉयंस का आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, इनको किसके द्वारा सुरक्षा दी गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है। जो हमारा वन्यजीव अधिनियम 1972 है उनकी अनुसूची 1 में इनको रखा गया है। जो आपका साइट्स है उसके थ्रू भी इनको सुरक्षा यहाँ पर दी गई है, उसकी भी अपेंडिक्स 1 में इनको शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी ये स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा है। एक टर्म, ये देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी मिलेंगे। रिसेंटली द टर्म दौलत बेग ओल्डी वॉज सीन इन न्यूज़ विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग कंटेस्ट। हाल ही में अभी एक टर्म सुर्खियों में रही, दौलत बेग ओल्डी, ये किस संदर्भ में थी। ऑप्शन आप पढ़ोगे, दौलत बेग ओल्डी को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डीबीओ। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, डीबीओ। ठीक है, तो आप देखोगे पहला स्टेटमेंट है, डीबीओ इज नदर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख। जो हमारी इंडियन टेरिटरी है लद्दाख के अंदर उसका सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट वाज द नेम ऑफ एंटी एस्पियोनेज ऑपरेशन स्टार्टेड बाय मिलिट्री इंटेलिजेंस इन अर्ली 2019। ये बेसिकली क्या है, एक तरह से जासूसी से रिलेटेड एक ऑपरेशन है जो भारत में मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया। एंड थर्ड क्या लिखा हुआ है, डीबीओ इज़ नदर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरिटरी इन सिक्किम। जो सिक्किम वाला पार्ट है उसका सबसे उत्तरी हिस्सा है, आपको बताना है क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा लद्दाख वाला पार्ट है और लद्दाख का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट ये माना जाता है, स्पेशली जो हमारा इंडिया चाइना वाली बॉर्डर है जिसको हम एलएसी नाम देते हैं। ठीक है, जिसको आप बोलते हो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, या लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से इसको जानते हैं, एलएसी।
ठीक है। आपको पता है इसके पास वाला जो हिस्सा काफ़ी डिस्प्यूटेड हिस्सा है, मैंने आपको इंडिया चाइना के रेफरेंस में बताया था कि बेसिकली ये जो पार्ट है जहाँ पर अभी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे आपका पेंगोंग सो लेक हो, ठीक है, चाहे हमारा जो अक्साई चीन वाला पार्ट हो, तो ये ध्यान रखना है आपको, दौलत बेग ओल्डी ये बेसिकली लद्दाख का नदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए। साथ में इसका नाम किस तरह से आया था, एक जनरल थे जिसका नाम था दौलत, ठीक है, उनका बेसिकली यहाँ पर जो ये नाम रखा गया था, नाम रखने का रीज़न था कि यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। लैंड ऑफ द लॉर्ड उनको बोला जाता था क्योंकि इस पूरे हिस्से के बेसिकली उनको क्या माना जाता था, राजा माना जाता था। तो उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी, तो उसके नाम से ये पॉइंट का नाम दौलत बेग ओल्डी रखा गया है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि DBO इज़ द नदर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरेटरी इन लद्दाख। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये पॉइंट कहाँ पर है, सिक्किम में नहीं है। और जो बेसिकली ये दूसरा है आपका, ये आपका ऑपरेशन डेजर्ट चेज है। ध्यान रखना, जो दूसरा पॉइंट है ये किससे रिलेटेड है, आपका ऑपरेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन डेजर्ट, DESERT, ऑपरेशन डेजर्ट चेज, CHASE, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशन डेजर्ट चेज किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, इट वाज द नेम ऑफ एंटी एस्पियोनेज ऑपरेशन स्टार्टेड बाय मिलिट्री इंटेलिजेंस। अभी आप देखा गया होगा, राजस्थान की बॉर्डर से 2 जासूसों को पकड़ा गया है जो पाकिस्तान के ISI के एजेंट माने गए, इसी ऑपरेशन के तहत उनको पकड़ा गया है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DBO इज़ द नदर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ इंडियन टेरेटरी इन लद्दाख, ठीक है। सेकंड आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑपरेशन डेजर्ट चेज का, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप देखोगे जो आपका ऑपरेशन डेजर्ट चेज है, ये यहाँ पर आपको देखोगे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ से आपके जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह है वो उड़ान भर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यहाँ पर बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो लैटिट्यूड है उस पर ये ग्राउंड माना जाता है, ठीक है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखोगे यहाँ पर, विच मिनिस्ट्री स्टेट्स दैट BS6 कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स एंड अदर व्हीकल्स will get a unique ID mark, third registration plate to be fitted with a green strip from October 2020। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया, अब आपके जो वाहनों पर तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट होगी जो जिस पर क्या लगी होगी, एक हरे कलर की पट्टी लगी होगी। कब से लागू होगी, अक्टूबर 2020 से। किसके लिए, आपके जो भारत स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, BS का मतलब आपका भारत स्टेज नॉर्म्स है, जो भारत स्टेज 6 वाला पार्ट है, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा यह जारी किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, किस मंत्रालय द्वारा ये बोला गया है कि भारत स्टेज 6 नियमों के तहत जो आपके सारे के सारे वाहन होंगे उस पर एक तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी। कौन से कलर की, ग्रीन स्ट्रिप की होगी। कौन सा मंत्रालय है आपको बताना है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये चीज़, जब भी आप यहाँ पर ये दिखाया गया है, पूरा का पूरा ग्रीन कलर यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है इंडिया किसकी तरफ मूव कर रहा है, BS6 की तरफ। दिल्ली में तो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। BS6 के अंदर जो सल्फर का कंटेंट है BS4 से लगभग 5 गुना कम हो जाएगा। BS4 में लगभग 50 ppm के आसपास होता है, BS6 में ये घटकर 10 ppm के आसपास रह जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भारत स्टैंडर्ड या भारत स्टेज नॉर्म जिनकी शुरुआत 2000 से हुई थी, ये किसके लिए है, ग्रीन फ्यूचर की तरफ, ताकि हमारा पोल्यूशन का लेवल हम कम से कम कर सकें। जो हमारा सल्फर का कंटेंट है, SO2 का कंटेंट है, NO2 का कंटेंट है, इसको हम घटा सकें। हमारा जो पर्टिकुलर मैटर वाला कंटेंट है उसको हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि ये किसके सबसे बड़े कारण हैं, एयर पोल्यूशन के। तो वाहनों के द्वारा होने वाले एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने क्या बनाए थे, भारत स्टेज करके नियम बनाए थे। ये किसके तहत थे, जो आपके यूरो स्टैंडर्ड्स के तहत ये बनाए गए थे। अभी भारत किसकी तरफ जा रहा है, भारत स्टेज 6 की तरफ जा रहा है। तो ये घोषणा जारी की है आपका जो सड़क और यातायात मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो ध्यान रखना है, अब आपके वाहनों पर तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएगी, ताकि आप क्या कर सको, बाइफरकेट कर सको कि कौन सा वाहन BS6 के अकॉर्डिंग चल रहा है या कौन से वाहन में इंजन BS6 के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। तो तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट यहाँ पर लगाई जाएगी। आई थिंक सबको क्लियर होगा, आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, फटाफट से आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखोगे कोई स्टेटमेंट 1 आप पढ़ोगे, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, द इसरो हैज़ डिज़ाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड अर्पित।
अर्पित, एन एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ए से हुआ आपका एयरबोर्न, आर से हुआ आपका रेस्क्यू, पी से हुआ आपका पोड, आई से हुआ आइसोलेटेड और टी से हुआ ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या है? जो ये रेस्क्यू पोड होगा विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ सीवियरली इल पेशेंट्स with infectious diseases including COVID-19 from isolated remote and high altitude area। सिंपल सी चीज़ है, आपने देखा होगा जो हमारे काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, काफ़ी दूर दराज वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसे पेशेंट होंगे जो काफ़ी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होंगे, जो काफ़ी संक्रमित बीमारियां होगी जैसे कि आपका कोविड-19, वहाँ से उनका इवैक्यूएशन कैसे किया जाएगा। और साथ में इवैक्यूएशन में ये भी ध्यान रखना है ये संक्रमित बीमारी एक से दूसरे में ना फैले, चाहे वो आपके जो यहाँ पर इसको लेकर आ रहे हैं क्रू मेंबर्स हुए चाहे अदर मेंबर्स हुए, तो इनके लिए एक चैम्बर डिज़ाइन किया गया है। इस टाइप का ये चैम्बर होगा, आप देख सकते हो ये आपका पोड है जो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो भी पेशेंट होंगे उनको दूर दराज के इलाकों से लाया जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में ना फैले, इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप देखोगे ये जो डिज़ाइन किया गया है वो इसरो ने नहीं किया, वो डिज़ाइन किया है हमारी एयरफोर्स के द्वारा। ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, इसरो के द्वारा डिज़ाइन नहीं किया गया, एयरफोर्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। दूसरा बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक पोड बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे जो भी आपके गंभीर रूप से बीमारियों से ग्रस्त होंगे, चाहे आपका कोविड-19 हुआ, संक्रमित बीमारियां, ठीक है, उनको दूर दराज के इलाकों से, काफ़ी ऊंचाई वाले इलाकों से लाने का काम किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, अर्पित फुल फॉर्म भी इसकी ध्यान रखनी है। काफ़ी ज़्यादा आपको सिनोनिम्स और छोटे छोटे एक्रोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखेंगे सब लोग। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, ये है उत्तराखंड की सेकंड कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। वाई उत्तराखंड विल हैव अ सेकंड कैपिटल इन गैरसैंण। ठीक है, ऑप्शन 1 है, ए दिया गया है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ ए समर कैपिटल इन द रीजन विल एक्सपेडाइट डेवलपमेंट ऑफ हिली रीजन। एक्सपेडाइट का मतलब होता है कि बेसिकली गैरसैंण को यहाँ की समर कैपिटल डिक्लेयर करने से यहाँ के जो पहाड़ी एरिया का डेवलपमेंट होगा वो अब तीव्र गति से होगा। एक्सपेडाइट का मतलब काफ़ी तीव्र गति से होगा। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, गैरसैंण अ तहसील इन चमोली डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड नियरली 27 किलोमीटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पररी कैपिटल ऑफ देहरादून, सो इट इज़ ईजी टू शिफ्ट। यहाँ पर बोला गया है जो यहाँ की नई कैपिटल गैरसैंण है वो 27 किलोमीटर दूर है यहाँ की जो पुरानी कैपिटल है अभी हमारी टेम्पररी कैपिटल देहरादून से, तो इसको शिफ्ट करना भी यहाँ से आसान होगा। आपको बताना है कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो अब लोग यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज़ आवर मैप ऑफ उत्तराखंड, दिस इज़ गैरसैंण। कौन सी चीज़? गैरसैंण। और ये आपकी टेम्परेरी जो कैपिटल है आपकी देहरादून। ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, लगभग 27 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आपको बताना है क्यों कैपिटल यहाँ पर शिफ्ट की गई। जैसे आपने सुना होगा JNK के बारे में भी, ठीक है, JNK के अंदर आपको 2 कैपिटल देखने को मिलती है, जम्मू और आपका श्रीनगर। सब लोगों को पता है श्रीनगर आपकी कौन सी कैपिटल है? समर कैपिटल है, और जम्मू आपकी कौन सी है? विंटर कैपिटल है। ठीक है, वैसे आप देखोगे लद्दाख के केस में भी आपको देखने को मिलेगा, और वैसे ही उत्तराखंड के केस में भी समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया है गैरसैंण को। पहला रीजन बिल्कुल सही है, इससे जो आपके पहाड़ी रीजन का डेवलपमेंट होगा, और दूसरा रीजन इससे शिफ्ट करना भी यहाँ पर आसान होगा। तो दोनों आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब गैरसैंण उत्तराखंड की सेकंड कैपिटल होगी जिसको समर कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। लोकेशन मैंने आपको दिखा दी यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्लीट मैप है आपका उत्तराखंड का। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था कि उत्तराखंड में भी कुछ डिस्प्यूट है नेपाल की वजह से, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, तो वो भी आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिक ट्विन समिट 2021। ठीक है, यूनिक ट्विन समिट 2021 के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल होस्ट द समिट। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, द समिट विल बी हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है, द थीम ऑफ द समिट विल बी द ग्रेट रीसेट। इसकी थीम क्या होगी? द ग्रेट रीसेट। आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडिपेंडेंट
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में ये वर्क करता है। तो बेसिकली इसकी सबमिट जो कि होने वाली है 2021 के अंदर। बेसिकली आप देखोगे ये सबमिट दोनों रूप से होगी, वर्चुअल भी होगी और आपकी जो यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन सबमिट होगी ये। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको होस्ट करेगा जनवरी 2021 के अंदर। ट्विन सबमिट का मतलब ये बेसिकली दोनों रूप से होगी, जो लोग डायरेक्टली आ सकते हैं डायरेक्टली आएंगे, और जो वर्चुअल रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में कनेक्ट होना चाहेंगे वो उसके थ्रू यहाँ पर जुड़ सकते हैं। साथ में आप देखोगे ये सबमिट जिनेवा में नहीं होगी, वो ये कहाँ पर होगी, दावोस के अंदर होगी, स्विट्जरलैंड के अंदर ही, लेकिन जिनेवा में नहीं, दावोस के अंदर होगी। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर, इसलिए आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना है। थीम क्या होगी इसकी, ग्रेट रीसेट। क्या होगी थीम इसकी, ग्रेट रीसेट। आप देख सकते हो इस सबमिट के अंदर बेसिकली पूरा का पूरा ग्लोबल गवर्नमेंट सिस्टम है, साथ में आपके बिजनेस लीडर्स हैं, यहाँ पर आकर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से पुरानी थिंकिंग से हम बाहर निकलें और किस प्रकार से इस वर्ल्ड को वापस से हम क्या करें, रीसेट करें। क्योंकि आप देखोगे कोविड-19 के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है। सेकंड जिनेवा की जगह क्या आएगा, दावोस, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। थर्ड आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, 12th एडिशन ऑफ एनुअल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज। अभी हाल ही में इसका 12वां संस्करण जारी किया गया है। दूसरा, दिस इज़ डेवलप्ड बाय येले यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह है येले विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा किसके साथ मिलकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर जारी की गई या बनाई गई। इंडियाज़ रैंक इज़ 168 विद ए स्कोर ऑफ 27.6 आउट ऑफ 100 इन 2020। भारत की रैंक क्या है यहाँ पर, 168 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, रैंक कितने में से निकाली गई है, 180 कंट्रीज़ में से। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है भारत के लिए, काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स ये इंडेक्स खड़ा करती है। तो आप देखोगे, अगर आप देखोगे इंडिया की रैंकिंग, तो 2020 के अंदर भारत की रैंकिंग है 168। कितनी रैंकिंग है भारत की, 168। जो डिफरेंट इसके पैरामीटर्स है उसमें भी भारत की आप रैंक देख सकते हो। हेल्थ के अंदर 172 है, एयर क्वालिटी के अंदर तो आप सोचो 180 देशों में से 179 पर भारत की रैंकिंग है। कितनी खराब भारत की स्थिति है यहाँ पर। सैनिटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर में भी काफ़ी ख़राब है। ठीक है, फिशरीज़ के अंदर हमारी रैंक अच्छी है, इकोसिस्टम के अंदर हमारी रैंक थोड़ी अच्छी है, अदरवाइज़ हमारी रैंक काफ़ी पीछे है इस इंडेक्स के अंदर। काफ़ी सारे स्पेशली एयर क्वालिटी को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर भारत के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। स्पेशली आपने देखा होगा दिल्ली वाला केस, काफ़ी वर्स्ट टू वर्स्ट हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर चली जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। एक और चीज़ आप देखोगे, अगर पूरे के पूरे मैं साउथ एशिया के अंदर बात करूं, तो बेसिकली आप देखोगे अफ़गानिस्तान ही भारत से ऊपर है, उसके अलावा भारत सबसे नीचे है। अफ़गानिस्तान की रैंक है यहाँ पर 178, और उसके अलावा हर एक दक्षिण एशिया की कंट्री भारत से ऊपर है। इवन आप देखोगे श्रीलंका 109 पर, मालदीव्स 127 पर, पाकिस्तान 142 पर। तो भारत की स्थिति साउथ एशिया में भी काफ़ी ख़राब है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को लेकर। तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अभी आप फटाफट से इसका आंसर करेंगे। पहला बिल्कुल सही है या गलत है, फटाफट से बताएंगे। पहला गलत है। क्यों गलत है, ये एनुअल नहीं है, बाईइनियल है। हर 2 सालों में ये जारी की जाती है। इससे पहले कब जारी की गई थी, 2018 में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में गलतियां करवा सकती है, ध्यान रखना। एनवायरनमेंट को लेकर हम 2 सालों में इंडेक्स निकालते हैं। इससे पहले 2018 में आई थी, अब 2020 में आई है। तो ये वार्षिक रूप से नहीं, द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 ओनली। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा, आंसर इज़ बी, 2 और 3 ओनली। ठीक है,
तो इसको आप अपने मेंस के आंसर्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। भारत के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है ये। नेक्स्ट आप देखोगे द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, ठीक है, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ IPAC, शॉर्ट में क्या बोलूँगा इसको मैं, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना इज़ एन इंटरनेशनल क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर्स वर्किंग टूवर्ड परफॉर्म ऑन हाउ डेमोक्रेटिक कंट्रीज अप्रोच चाइना विच कंट्री इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अलायंस। सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि जो ये आपकी अलायंस बनी हुई है, ये आपका एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है IPAC, उसका कौन सदस्य देश नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना सिंपल सा क्वेश्चन है। IPAC अलायंस का कौन सदस्य देश नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर 2 लाइन लिखी गई है कि IPAC क्या है, एक बेसिकली इंटरनेशनल ग्रुप है जहाँ पर ये देखा जाता है कि बेसिकली किस प्रकार से आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो चाइना को देखती है, क्योंकि बेसिकली चाइना काफ़ी चीज़ों का यहाँ पर उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, चाहे ट्रेड को लेकर हो चाहे अदर एस्पेक्ट्स को लेकर हो, चाइना काफ़ी चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए या चाइना के विरोध में ये आपकी अलायंस यहाँ पर बनाई गई है। तो आपको बताना है कौन इसका मेंबर नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन इसके पार्टिसिपेटिंग नेशंस है, यूनाइटेड स्टेट्स USA है आपका, जर्मनी है आपका, UK है आपका, जापान है आपका, ऑस्ट्रेलिया है आपका, कनाडा है, स्वीडन है और नॉर्वे है। ये बेसिकली दुनिया की काफ़ी महत्वपूर्ण डेमोक्रेसीज़ में से जानी जाती है। साथ में आपके जो यूरोपियन पार्लियामेंट है या यूरोपियन संसद है उसके जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखना जो आपकी इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस है चाइना के अगेंस्ट में बनाई गई है, ये बेसिकली चाइना को काउंटर करेगी, क्योंकि चाइना डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का या हमारा जो लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड को लेकर हुआ, आपका मैरीटाइम जो आपका समुद्री व्यापार को लेकर हुआ, तो किस प्रकार से काउंटर किया जाएगा, तो सब लोग ध्यान रखेंगे। IPAC के अंदर मेंबर कितने हुए, US, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और आपके नॉर्वे, ठीक है, 8 मेंबर्स है। उसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट के भी इसके अंदर मेंबर्स है। याद रखने का तरीका सिंपल है, आप देख सकते हो जो मैक्सिमम आपको मेंबर्स मिलेंगे। देखो G7 के अंदर से आपको USA, कनाडा, ठीक है, G7 के अंदर से आपको मिल रहा है, जापान भी मिल रहा है, 3 मेंबर तो आपको G7 के हैं। उसके अलावा आप देखोगे स्वीडन और नॉर्वे हर इंडेक्स के अंदर आपको टॉप पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया जो किसका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, USA का इंपॉर्टेंट पार्टनर है, ठीक है। UK आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को इजीली यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कुछ G7 के मेंबर्स के द्वारा। UK भी आपका G7 का मेंबर है, ठीक है। आपका जर्मनी भी G7 का मेंबर है, क्योंकि मैंने आपको याद करना सिखाया था। 4 मेंबर है आपके UK, फ्रांस और जर्मनी और इटली, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर UK भी है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका जर्मनी भी है, ठीक है। उसके अलावा G7 में आपका USA और कनाडा आता है, वो भी यहाँ पर है, और जापान आता है। तो 5 मेंबर्स तो आपके यहाँ पर कौन से हैं, G7 वाले हैं। 3 मेंबर आपको सिंपल याद रखने हैं, स्वीडन, नॉर्वे जो हर इंडेक्स में टॉप करते हैं, एंड 1 इज़ आपको ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह आपका क्वेश्चन है आपका हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स पर। तो क्वेश्चन सब लोग पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स इनिशिएटिव्स फॉर वर्क प्लेसेस, ठीक है। जो आपके वर्क प्लेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इट्स एम इज़ टू मेक वर्क प्लेसेज हेल्दियर एंड क्लीनर। आपके जो वर्क प्लेस है जहाँ पर आप काम करते हैं उनको आपको क्या बनाना है, हेल्दी बनाना है और क्लीन बनाना है। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जॉइंटली विद द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, ठीक है, किसके द्वारा, US की एक एजेंसी है जिसका नाम है USAID, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, किस प्रोग्राम के तहत, मैत्री प्रोग्राम के तहत। तीसरा दिया गया है, दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर इसको जारी किया गया। तो आपको बताना है हेल्दी एंड एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स। ध्यान रखना इससे रिलेटेड 2 या 3 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स को लेकर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, हमारी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। दूसरी किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की, जिसका नाम मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। किस प्रोग्राम के तहत, आपके मैत्री प्रोग्राम के तहत। तो दोनों एक साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, जिससे क्या होगा, जो आपका वर्क प्लेस है वो हेल्दी होगा। यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन, CO2 के लेवल्स को कम करना, आप देखोगे जो हमारा इंडोर एयर क्वालिटी है उसको मैनेज करना, ठीक है। किस प्रकार से आपको
आपको जो सारे के सारे सिस्टम्स है वो अपग्रेड होने चाहिए ताकि आपके इंडोर एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसको आप रिलेट कर सकते हो हमारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स से, जहाँ पर भारत की रैंक काफ़ी पीछे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड आपका बिल्कुल सही है, थर्ड गलत है क्योंकि ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर नहीं, आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये रिलीज़ किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर नहीं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये किया गया था। तो सबको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा जो आदित्य है, जो इंडिया का पहला सोलर पावर्ड हमारा फेरी हमने बनाया था। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोस्टेव ट्रो अवार्ड, ठीक है। पहला क्या बोलता है? आदित्य इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी इज अमंग 12 सच फेरीज दैट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस अवार्ड, ठीक है। इस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यह अवार्ड 3 कैटेगरीज में मिलता है। आपकी जो इलेक्ट्रिक बोट्स होती है अप टू 8 मीटर इन लेंथ, जिनकी लेंथ 8 मीटर तक होती है। दूसरी कैटेगरी इलेक्ट्रिक बोट जिनकी लेंथ 8 मीटर से ज़्यादा होती है। तीसरी आपकी इलेक्ट्रिक फेरीज़, ठीक है, जो पैसेंजर बोट होती है, जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। आदित्य को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आप देख सकते हो, दिस इज अवर आदित्य। ये क्या है? एक बोट की तरह काम करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है? सोलर पावर्ड है। भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित है, पूरा का पूरा सोलर पावर्ड है। केरला के अंदर ये फंक्शनल है, ठीक है, ध्यान रखना। कॉस्ट भी काफ़ी कम है, ठीक है, इफ़िशियंसी भी काफ़ी अच्छी है। एक दिन में ये काफ़ी अच्छा ट्रिप्स यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे इंडिया का जो पहला सोलर पावर्ड फेरी है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंडिया का पहली सोलर पावर्ड बोट या पैसेंजर बोट कौन सी है? वो है आपकी आदित्य, ठीक है। बेसिकली आप देख सकते हो जो केरला वाला वैक्यूम वाला रूट है उस पर ये वर्क करता है। और ध्यान रखना कि बेसिकली एशिया से एकमात्र पहली एंट्री है जिसको सेलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। एशिया से एक ही को नॉमिनेट किया गया है। 12 इस प्रकार की पैसेंजर बोट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है और एशिया से एकमात्र है जिसका नाम है आपका आदित्य। तो आप देखोगे बिल्कुल सही है, एशिया से इस अवार्ड के लिए 12 पैसेंजर बोट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और एशिया में आदित्य हमारा पहला है। पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी है? 12, और एशिया के अंदर एकमात्र है आपका आदित्य। दूसरा बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सब लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड फेरी, ठीक है, सोल एंट्री है आपकी एशिया से। आप इसका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा इलेक्शंस काफ़ी न्यूज़ में है, फटाफट से आप लोग पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू द राज्यसभा। राज्यसभा इलेक्शंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दीज इलेक्शंस follow a proportional representation system based on the single transferable vote. सेकेंड, नोटा ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन राज्यसभा इलेक्शंस। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अभी आपने देखा होगा 19 जून को, ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली ये इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको बताना है पहला स्टेटमेंट सिस्टम क्या है और दूसरा स्टेटमेंट नोटा का यहाँ पर यूज़ होता है या नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला बिल्कुल सही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है और आपको पता है लिस्टिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आपको बेसिकली सोचो 10 कैंडिडेट्स अगर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होगी, सेकेंड क्या होगी। आप लोग डायरेक्टली वोट नहीं देंगे, जो आपके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपके जो एमएलएज वगैरह होते हैं, वो वोट करेंगे आपके राज्यसभा के इलेक्शंस के अंदर। और दूसरा भी बिल्कुल ट्रू है, नोटा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखना, नोटा ऑप्शन राज्यसभा इलेक्शंस के लिए उपलब्ध नहीं है। दोनों यहाँ पर ट्रू है, बोथ 1 और 2। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिलेगी कि नोटा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। या आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जहाँ पर हम लिस्ट पैटर्न यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पढ़ना है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड फॉर 2020। पहला है हमारे जो पोइट है या हमारे राइटर है जावेद अख्तर जी को हैज़ बिकम द सेकंड इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड फॉर 2020। ऐसे दूसरे भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। साथ में ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ होती है, ह्यूमन प्रोग्रेस होती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। स्पेशली आपने देखा होगा सेकुलरिज्म को हम प्रमोट करते हैं, जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह होती है उनको किस प्रकार से आप
थिंक करते हैं, सोचते हैं। तीसरा आप देखोगे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड इज बेस्टोर्ड अपॉन इंडिविजुअल्स वो पब्लिकली प्रोक्लेम द वैल्यूज़ ऑफ जो सेकुलरिज्म को, रैशनलिज्म को और साइंटिफिक ट्रुथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। आपको सिंपल ध्यान रखना है, ये हमारे जावेद अख्तर जी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, जिसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ध्यान रखना पहला स्टेटमेंट गलत है, ये सेकंड की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट इंडियन। ध्यान रखना अभी तक किसी भी भारतीय को ये अवार्ड नहीं मिला है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जावेद अख्तर जी हमारे फर्स्ट इंडियन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है 2020 का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस के नाम से ये अवार्ड जारी किया जाता है। दूसरा आप देखोगे ये बिल्कुल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस के लिए दिया जाता है। और तीसरा भी बिल्कुल यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। दूसरा और तीसरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे अब हमने ट्राई कर रहे हैं, हर चीज़ हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, स्पोर्ट्स हुआ, अवार्ड हुआ, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर इंक्लूड मिलेगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वुमेंस एशिया कप के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, इंडिया विल होस्ट द 2022 AFC मतलब आपका एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेंस एशिया कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1979। 1979 के बाद से भारत पहली बार इसका आयोजन करेगा। सेकंड स्टेटमेंट, द AFC वुमेंस एशियन कप इज़ ए क्वाड्रिनल, क्वाड्रिनल मतलब जो हर चार साल में आयोजित किया जाता है इन वुमेन फुटबॉल फॉर नेशनल टीम्स विच बिलोंग टू द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। इंडिया हैव नॉट वॉन एनी मैच येट इन AFC एशियन वुमेन कप, अभी तक भारत ने इसका एक भी मैच नहीं जीता है। द कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इन इंडिया। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कथन आपका सत्य है। आप देख सकते हो AFC वुमेंस एशियन कप जिसका आयोजन भारत में 2022 के अंदर होगा, हर 4 सालों के अंदर आयोजित किया जाता है। भारत में इसका आयोजन 1979 के बाद पहली बार होगा। भारत ने अभी तक इसके अंदर कोई भी मैच नहीं जीता है, ध्यान रखना। और ये कप आयोजित किया जाता है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ध्यान देंगे सब लोग। और बेसिकली भारत में वुमेन फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छा माध्यम है। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपका AFC है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, ये किसकी ब्रांच है आपका, जो आपका फीफा ऑर्गेनाइज करता है उसी की एक सब ब्रांच है जो एशिया वाले पार्ट को कंट्रोल करती है या उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान रखेंगे सब लोग। लास्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं, परमाफ्रोस्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है, अभी आपने न्यूज़ सुना होगा, आर्कटिक महासागर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल स्पिल हुआ था या तेल का रिसाव हुआ था। रशिया की एक फर्म थी जिसके माध्यम से रशिया की एक नदी का पानी भी पूरा का पूरा रेड हो गया था। तो यहाँ पर इसलिए टर्म न्यूज़ में आई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है, परमाफ्रोस्ट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, व्हाट इज़ परमाफ्रोस्ट। आपको बताना है परमाफ्रोस्ट क्या है। ऑप्शन ए आपके सामने विजिबल है, परमाफ्रोस्ट इज परमानेंटली फ्रोजन सोइल एंड अकर्स मोस्टली इन हाई लैटिट्यूड। एंड सेकेंड वन इज परमाफ्रोस्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सोइल एंड इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सोइल डिग्रेडेशन। मतलब आपने देखा होगा सोइल की डिफरेंट लेयर होती है, तो पहली लेयर यहाँ से चली गई तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोइल डिग्रेडेशन। और तीसरा क्या बोला गया है कि प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सोइल, ये क्या बचाता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है हमारी ऊपर की लेयर को इरोजन से। तो आपको बताना है परमाफ्रोस्ट क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है, फ्रोस्ट का मतलब आप देखोगे इस टाइप की आपको बर्फ़ जमी हुई मिलेगी आपकी मिट्टी की ऊपरी सतह पर। ठीक है, तो आप देखोगे पूरी की पूरी जो अपर लेयर होगी वो बर्फ़ से ढकी हुई मिलेगी। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हायर लेटीट्यूड्स पर, स्पेशली आर्कटिक वाले पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ए। परमाफ्रोस्ट क्या है, परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, जो आपकी मिट्टी है वो पूरी तरह से किससे जम जाती है, बर्फ़ से जम जाती है। और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हाई लेटीट्यूड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली आर्कटिक वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो परमाफ्रोस्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी सोइल की अपर लेयर पूरी तरह से बर्फ़ से फ्रीज हो जाती है। ठीक है, आपके आर्कटिक वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सब दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।